साइंस एंड एजुकेशन नोट में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं और हमें उनका आंसर कैसे देना है। तो दोस्तों चलते हैं बिना देर के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका घटक या सेल कंपोनेंट की संख्या एक विशेष जाति के लिए हमेशा स्थिर रहती है। यानी दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि कौन सी कोशिका अंग की संख्या हमेशा समान रहती है। तो दोस्तों आप याद रखें, जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग जाति के लिए अलग अलग होते हैं। अपने को पता है कि जो होमोसेपियंस या हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर डीएनए या क्रोमोसोम की मात्रा 46 होती है, जबकि जो बंदर होते हैं उनमें 44 होती है। यानी ये अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था की सबसे लंबी अवस्था है। तो दोस्तों अपने को पता है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो दो भागों में होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। और जो प्रोफेज फर्स्ट होती है वो खुद ही 5 अवस्थाओं में बटी होती है और ये सबसे लंबी अवस्था होती है। तो यहाँ इसका आंसर प्रोफेज होगा। कोशिका चक्र या सेल साइकिल का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो होता है जीवन, फिर उसके बाद यानी G1, S, G2 और M, ये चारों मिलके कोशिका साइकिल का एक चक्र होता है। कोशिका चक्र की G2 अवस्था में गुणसूत्र में डीएनए हेलिक्स की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो जीवन है उसमें से उसमें क्या होता है, जो कोशिका के दूसरे अंग है उनका विभाजन होता है। और एस में डीएनए की प्रतिलिपिकरण या डुप्लीकेशन होता है। और G2 में भी डीएनए उसी मात्रा में बना रहेगा जो एस में था। यानी यहाँ पे जो हेलिक्स होते हैं उनकी संख्या 2 हो जाएगी। जब कोशिका में डीएनए प्रतिकृति और निष्क्रिय हो जाता तो कौन सी जांच बिंदु प्रभावी तौर पे सक्रिय होती है। यानी कई बार क्या होता है कि जो प्रतिकृति होती है वो निष्क्रिय हो जाती है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है G1/S। यानी जीवन में संख्या कितनी है और एस में कितनी नहीं। अगर जीवन में भी उतनी संख्या है जितनी एस में है तो इसका मतलब वो निष्क्रिय हो गई है, यानी अब उसमें प्रतिलिपिकरण नहीं हो रहा है। निम्नलिखित में से किस कोशिका चक्र को सम विभाजन कहते हैं। यानी सम विभाजन का मतलब है कि अगर हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ है वो 2n है और वापस पुत्री कोशिकाओं में भी 2n है तो वो समसूत्र विभाजन कहलाता है। तो इसको हम सूत्र विभाजन भी या सूत्री विभाजन बोलते हैं। कोशिका चक्र की किस अवस्था में गुणसूत्र पदार्थ का संघनन प्रारंभ हो जाता है। यानी कोशिका अवस्था की यानी संघनन प्रारंभ का मतलब क्या होता है कि ऐसे करके वो काइटिन में पड़े रहते हैं और फिर संघनन में क्या होता है कि वो गुणसूत्रों में बदलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये पूर्वावस्था में होता है। किस अवस्था में गुणसूत्र की संख्या व आकार का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, जैसे कौन सी अवस्था में हम गुणसूत्रों को साफ साफ देख सकते हैं, और अलग अलग आगे मैंने दे रखे हैं। तो इन सबका आंसर दोस्तों आप याद रखें मध्य अवस्था या मेटाफेज इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इस पे क्या होता है जो मध्य पड़ नाम की संरचना बनती है जिसपे क्रोमोसोम आके इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पे हम उनको स्पष्ट देख सकते हैं। जंतु कोशिका में तर्को तंतु किससे जुड़े होते हैं। दोस्तों आप याद रखें, जो जंतु कोशिका होती है उसमें तारकाय नाम का एक अंग पाया जाता है जो सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ये पादों में नहीं पाया जाता है। और जब कोशिका विभाजन होता है तो इससे तंतु निकलते हैं जिनको काइनेटोफोर बोलते हैं। और ये ऐसे निकलते हैं जैसे मैं डायग्राम में बता रहा हूँ। और इससे क्या होता है, ऐसे करके गुणसूत्र जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर तारकाय या सेंट्रोसोम होगा। शरीर की किस कोशिका में विभाजन नहीं होता। दोस्तों इसका आंसर आप हमेशा याद रखिए, तंत्रिका कोशिकाएं कभी भी विभाजित नहीं होती है। अर्धसूत्र विभाजन शब्द प्रस्तावित किया था, जो अर्धसूत्र विभाजन शब्द है या मियोसिस है वो फार्मरता मुरी ने दिया था। अर्धसूत्र के फलस्वरूप जो अर्धसूत्र होता है या अर्धसूत्र विभाजन उसके फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों, से फलस्वरूप होता है जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कम हो जाती है। यानी 2n से वो सिर्फ पुत्री कोशिकाओं में n ही रहती है। अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था पर युग्मों का आनुवंशिक संगठन अंततः निर्धारित हो जाता है। यानी अर्धसूत्रीय विभाजन होती है उसका जैसे विभाजन हो गया तो बाद में मतलब आनुवंशिक संगठन कौन सी अवस्था में निर्धारित होता है। जो आनुवंशिक संगठन है वो जो मेटाफेज सॉरी जो टीलोफेज फर्स्ट है या पश्चावस्था है उसमें निर्धारित होता है। क्योंकि जो दोस्तों 2n जो अवस्था है वो n अवस्था में जब बदलती है तो वो तो टीलोफेज सेकंड में बदलती है। जीवों में अर्धसूत्रण किस दौरान होता है। तो जो अर्धसूत्रण की क्रिया है वो लैंगिक जनन के दौरान होती है। तो इसका आंसर आप याद रखें कि अर्धसूत्री विभाजन ही लैंगिक जनन के दौरान ही होता है, बाकी वो नहीं होता है।
अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावतापष्ट के दौरान कौन सी घटना होती है? देखो अपन चारों पर चर्चा करें। समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, असमजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, सह अर्धसूत्र पृथक हो जाते हैं, गैर सह अर्धसूत्र पृथक हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर सदैव आप याद रखें, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसकी जो टेलोफेज फर्स्ट है उसमें समसूत्री ही समजात गुणसूत्री पृथक होते हैं। और दोस्तों आपको ही पता है कि जब एक सेल है जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो उसके अंदर वाले क्रोमोसोम तो सारे एक ही जाति के है ना, तो वहाँ असमजात तो का होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। समसूत्री विभाजन की विशेषता क्या है? जो दोस्तों समसूत्री विभाजन है उसकी विशेषता है सम विभाजन, यानी मदर सेल में भी 2n क्रोम या आनुवंशिक पदार्थ रहेगा और डॉटर सेल में भी 2n ही रहेगा। अर्धसूत्र विभाजन का युगलीय बाइवेल किससे बना होता है? तो जो बाइवेल या युगली होता है वो 4 अर्धसूत्रों और 2 सूत्र केंद्रों से बना होता है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ युगली की संरचना कैसी होती है। तो दोस्तों ऐसे करके ये हो गया सूत्र केंद्र और ये हो गया उसके 4 अर्धसूत्र, फिर वो यहाँ से ऐसे जुड़ेंगे ऐसे करके, तो ये चीज कहलाती है युगली। तो इसमें दोस्तों 4 अर्धसूत्र और 2 सूत्र केंद्रों से मिलकर ये बना है। जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती वो किस अवस्था में रहती? जो दोस्तों जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती वो हमेशा G0 या वी, जिसको अपन बोलते हैं विश्राम अवस्था या विराम अवस्था। निम्न दी गई परिघटनाओं में कौन सी परिघटना समसूत्र विभाजन के दौरान नहीं दिखाई देती? दोस्तों जो क्रोमेटीन का संघनन होता है तारा केंद्रों का भी होता है, जो ऐसे गुणसूत्रों को दिखाई देना भी होता है, लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर है दोस्तों, ये क्रॉसिंग ओवर परिघटना सिर्फ और सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन में होती है। सूत्री विभाजन में ये नहीं होती है। अर्धसूत्रण के विषय में गलत कथन को पहचानिए। जो अर्धसूत्रण है या अर्धसूत्री विभाजन में गलत क्या है? तो दोस्तों अपन चारों पे चर्चा कर लेते हैं कि समजात गुणसूत्रों का युग्मित होना होता है, चारों अगुणित कोशिकाएं बनती है, अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है, ये भी सही है। डीएनए प्रतिकीर्ण के 2 चक्र पूरे हो जाते हैं, ये गलत है। दोस्तों जो सेल साइकिल है उसके अंदर जो एस परावस्था है उसमें ही प्रतिकीर्ण होता है, इसमें 2 चक्र नहीं होते हैं। जीवन प्रावस्था के बारे में सही कथन लिखिए। तो दोस्तों इसका सही कथन है ये कि कोशिका डीएनए का प्रतिक्रियन नहीं होता, ये सही कथन है, क्योंकि पहले जीवन आएगी उसके बाद एस आएगी और जी2 आएगी, यानी तो प्रतिक्रियन तो एस अवस्था में होता है, जीवन अवस्था में नहीं होता है। कोशिका चक्र के एस प्रस्ताव में क्या होता है? तो कोशिका चक्र की जो एस अवस्था होती है उसमें प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा क्या हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी। रिकॉम्बिनेज एंजाइम अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में आवश्यक है? तो दोस्तों जो रिकॉम्बिनेज में क्या होता है, दोनों जुड़े होते हैं, तो ये पैकेटिन अवस्था में आवश्यक है। मानव माताओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके पूर्ण हो जाने पर ही होता है? तो ये निषेचन के पूर्ण होने पर ही होगा। तर्कु तंतु लगे रहते हैं, जो तर्कु तंतु होते हैं वो गुणसूत्र के काइनेटोफोर, यानी दोस्तों यहाँ पे ये जो है यहाँ पे काइनेटोफोर होता है और इससे करके ये सारे के सारे गुणसूत्र तर्कु तंतुओं से जुड़े रहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? तो स्थूल पट या पैकेटिन में यह होता है। उत्परिवर्तन के संबंध में कैंसर कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पे जो टीलोमरेज होता है वो कभी भी संदमक को नष्ट नहीं करता है, वो संदमक के उत्पादन को संदर्भित कर देता है। कई कोशिकाएं कई कोशिकाओं में समसूत्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता? तो दोस्तों आप एक चीज याद रखें कि समसूत्रण के दौरान सूत्र युग्मन या जो युगली होती है या बाइवेल है, वो जो घटना है वो समसूत्रण के दौरान नहीं होती है। कोशिका चक्र में डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है, तो हमेशा याद रखें जब भी डीएनए का प्रतिलिपिकरण आता है तो वो ऐसा अवस्था में ही होता है। इसका आंसर सदा ऐसा अवस्था ही रहेगा। लैंप ब्रुस गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, जो लैंप ब्रुस गुणसूत्र है वो मियोसिस की डिप्लोटीन में पाए जाते हैं। डिप्लोटीन दोस्तों लैंप ब्रुस गुणसूत्र क्या होते हैं कि मैंने कहा ना वो युगली बनती है, तो वो दोस्तों वो ऐसे करके ऐसे करके इस प्रकार से वो दिखाई देने लग जाती है जैसे कोई लैंप ब्रुस हो। तो इसका सही आंसर होगा मियोसिस की डिप्लोटीन में। अगुणित कोशिकाओं को द्विगुणित करने के लिए कोल्चिसिन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक कोल्चिसिन नाम का पदार्थ होता है जो 2n होती है ना कोशिकाएं, उनको 4n बना देता है। तो ये क्या करता है कि जो समसूत्री स्पिंडल होता है जहाँ पे मतलब ये 2n 2n अलग हो रहे हैं,
वापस अलग होंगे ना, उनके निर्माण को ये रोक देता है। इसलिए वो जो पुत्री कोशिकाओं में वो 2n ना होके 4n हो जाती है और वो अवस्था 4n ही रहती है। उच्च पादपों की माइटोटिक समसूत्री कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती? देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान रखें कि जो तारकाय है वो सिर्फ किस में पाया जाता है? केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में। तो यहाँ पे देखो, कोशिका प्लेट जंतु कोशिका में बनेगी, सेंट्रियोल बनेंगे और इस सेंट्रोमियर होगा, लेकिन तो वो तंतु या इसको बोलते हैं तर्कु तंतु, ये उसमें दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो सारे के सारे एक प्लेट पर नजर आएंगे, क्योंकि उसमें का तारकाय नहीं है। एक एकल कोशिका में 128 कोशिकाओं बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? यानी एक कोशिका से 128 बनाने हैं तो देखो, पहले एक होगा, फिर एक से क्या होगा, ये क्या कह रहा है, समसूत्री से वो दो बनेगी, दो से चार बनेगी, ऐसे करते करते 128 कोशिकाओं को बनाने के लिए हमें 7 समसूत्री चक्र लगाने पड़ेंगे। एपिकल मेरिस्टेम में कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक कला उपस्थित होती है। तो केंद्रक कला का मतलब है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कहाँ उपस्थित होती है? तो दोस्तों, जो टीलोफेज है उसमें अपने को ये दिखेगी। सूक्ष्म नलिकाएं भाग लेती है। दोस्तों, जो माइक्रोट्यूबुल्स होती है वो कोशिका विभाजन में भाग लेती है, क्योंकि ये जो जितने भी पादप होते हैं वहाँ पे ये कोसा प्लेट या कोशिका प्लेट के निर्माण में भाग लेती है। एक जीवाणु प्रत्येक 35 मिनट में विभाजित होता है, तो 10 कोसा मिली वाले माध्यम से 175 मिनट के पश्चात प्रति मिली कोशिका का सांद्रण क्या होगा? तो दोस्तों, इसमें फार्मूला रहता है, लेकिन आप इतना याद रखें कि भाई देखो, 35 मिनट पे यानी 35 मिनट विभाजित हो रही है, इधर 135 मिनट तक, इस प्रकार करके वो 32 × 10 इसका सही आंसर होगा। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम के एक क्षेत्र में जुड़े तर्कु तंतु कहलाते हैं। जो क्रोमोसोम से जो तर्कु तंतु जुड़ते हैं उनको काइनेटोफोर बोलते हैं। प्रयोगशाला में समसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सर्वश्रेष्ठ पदार्थ दोस्तों मूलाग्र होता है, क्योंकि जो अपनी जड़ होती है उसका आगे वाला हिस्सा, इसको मूलाग्र बोलते हैं। यहाँ पे बहुत तीव्र गति से समसूत्री विभाजन होते रहते हैं, इसलिए ये अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी होता है। यदि एक द्विगुणित कोशिका कोल्चिसिन से उपचारित किया जाए तो ये बन जाएगी, तो वो चतुर्गुणित हो जाएगी। यानी द्विगुणित का मतलब है 2n, अगर उसमें हम कोल्चिसिन मिलाएंगे तो वो चतुर्गुणित या 4n हो जाएगी। समसूत्री कोशिका चक्र में क्या होता है? तो अपन इन चारों को पढ़ेंगे। यानी जीवन अवस्था में डीएनए की मात्रा मूल मात्रा से दुगनी होती है, तो ये गलत है। डीएनए प्रतिलिपिकरण एस अवस्था में होता है, ये सही है। लघु इंटरफेज या दीर्घ समसूत्री अवस्था का अनुकरण करती नहीं। जीवन अवस्था समसूत्री अवस्था का अनुकरण करती नहीं, इसका सही आंसर है डीएनए जो प्रतिलिपिकरण है वो कहाँ होगा? एस अवस्था में होगा। यदि आपको कक्षा में प्याज के मूलाग्र दिए जाए तथा गुणसूत्रों की संख्या गिनने को कहा जाए तो निम्न लिखित में से कौन सी अवस्था आसानी से देख सकते हो? दोस्तों, अपने को पता है, मैंने पहले ही कहा ना कि वो वाला क्वेश्चन हमको अलग अलग तरीके से पूछेंगे। अगर मैं कोशिका से क्या गिनना कहा जाए या हमें कहा जाए कि भाई कम हम उनको स्पष्ट देख सकते हैं, तो इसका सही न सीधा सीधा आंसर इसका मेटाफेज होगा। कोशिका चक्र के दौरान एम अवस्था या जो एम अवस्था उसको इंटरफेज बोलते हैं, में कौन सा कार्य केंद्र के भित्ति के निर्माण के पूर्व होता है? यानी केंद्र के न्यूक्लियस नहीं बनेगा उससे पहले वो कार्य हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा आंसर होगा गुणसूत्रों से अनुलेखन तक केंद्रीय लेमिना का पुनः इकट्ठा होना है। जो केंद्र में जो लेमिना वो पहले पूरे इकट्ठे होंगे, फिर गुणसूत्रों का अनुलेखन होगा, उसके बाद केंद्रीय भित्ति बन के इनके चारों ओर उनको घेर लेगी। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका चक्र की किस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषित होती है? दोस्तों, आप याद रखें, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो सिर्फ डीएनए के अंदर होती है। अब डीएनए का प्रतिलिपिकरण कहाँ हो रहा है? एस अवस्था में, तो इसका आंसर भी होगा कि हिस्टोन प्रोटीन कहाँ बन रहे हैं? एस अवस्था के दौरान। नीचे दिए जा रहे देखो, यहाँ जो नीचे जो हमें दे रहे हैं उनमें से कौन सी अवस्था सही है? तो ये डिसंश्लेषण अवस्था सही है। सिनेप्सिस किन के बीच होता है? जो सिनेप्सिस होते हैं वो दो समजात गुणसूत्रों के बीच बनते हैं, ये हमेशा आप ध्यान रखें। माइटोसिस या सूत्री विभाजन के दौरान ईआर तथा न्यूक्लियस केंद्र किस अवस्था में विलीन होना प्रारंभ हो जाते हैं? तो दोस्तों, जो प्रारंभिक मेटाफेज होती है उसमें ये जितने भी अंग है वो मतलब वहां से विलुप्त होना शुरू हो जाते हैं और वहां पे एक मेटाफेज या मध्य पट बनना प्रारंभ हो जाता है, जिसपे आके क्रोमोसोम जुड़ने लग जाते हैं। असूत्री विभाजन विघटनकारी विभाजन होता है। असूत्री विभाजन सेकंड समानकार विभाजन होता है, क्यों?
क्योंकि दोस्तों जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके अंदर कोशिका समान भागों में विभाजित हो जाती है। यानी यहाँ पे जो क्रोमेटिड्स होते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में बनते हैं उनका प्रतिकरण होता है। मेंडेलीय कारकों का प्रतिकरण होता है। जो मेंडेलीय कारक है जिनको हम आनुवंशिक कारक कहते हैं, हमेशा आप याद रखें कि जो एनाफेज होती है, या एनाफेज फर्स्ट है या एनाफेज बोल सकते हैं अपन। एनाफेज में क्या होता है कि वो जो अपने जितने भी गुणसूत्र के जो क्रोमोसोम बने थे वो वापस अपने अपने स्थानों की ओर काइटिन बनने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जितने भी मेंडेलीय कारक उनका प्रतिकरण हो जाता है। सूत्रीय विभाजन सूत्रीय एनाफेज मेटाफेज से भिन्न होता है। जो सूत्रीय एनाफेज है वो मेटाफेज से भिन्न होता है। क्यों? तो दोस्तों अपने को भी पता है कि गुणसूत्रों की संख्या समान में क्रोमेटिड्स की आधी होती है एनाफेज में। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाएं पैतृक कोशिका से आपस में भी भिन्न होती है। इसका क्या कारण है? देखो, इसका सीधा सीधा कारण निकल के आता है कि प्रतिकरण और क्रॉसिंग ओवर। मेटाफेज में क्रोमेटिड्स की संख्या होती है। देखो, जो मेटाफेज अवस्था है उसमें जो क्रोमेटिड्स की संख्या है वो समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में प्रत्येक में दो दो होती है। अर्धसूत्री सेकंड क्या कार्य करता है? जो अर्धसूत्री सेकंड है वो क्रोमेटिड के प्रतिकरण का कार्य करता है। गुणसूत्रों के माप आकृति संख्या का अध्ययन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सी संख्या है? तो वो होती है मेटाफेज। विकास के लिए अर्धसूत्री विभाजन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है पुनर्संयोजन, यानी गुणों का आदान प्रदान। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान युग्मित समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिडों के मध्य आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। यानी ऐसे करके पास आएंगे और यहाँ पे क्या होगा? आदान प्रदान हो जाएगा। नीचे दिए जा रहे इस क्वेश्चन को अपन स्किप करेंगे। माइटोसिस के विषय में सही विकल्प क्या है? दोस्तों, जो एनाफेज अवस्था में क्रोमेटिड पृथक हो जाते हैं परंतु कोशिका के अंदर बने रहते हैं। टेलोफेज अवस्था में क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लग जाते हैं। गोल्जी समुद्र रहने के प्रति अंतर से मान रहते हैं। दोस्तों, यहाँ हमें सही पहुंच रहा है। तो मेटाफेज मध्य अवस्था में मध्य रेखा पर चले जाते हैं तथा मध्य रेखा के साथ पंक्तिबंध होते हैं। तो ये इसका आंसर सही है। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र तर्कु तंतुओं के किसके द्वारा चिपके रहते हैं? दोस्तों याद रखें, जो तर्कु तंतुओं से गुणसूत्र चिपके रहते हैं वो काइनेटोकोर के कारण होते हैं। आप ये हमेशा याद रखें, काइनेटोकोर के द्वारा ही वो जुड़े हुए रहते हैं। युग्मक बनने के दौरान रिकॉम्बिनेज एंजाइम किस अवस्था में भाग लेता है? दोस्तों हम याद रखें, जब भी रिकॉम्बिनेज एंजाइम का नाम आए तो सदैव पूर्वावस्था फर्स्ट में ही भाग ले लेता है, बाद में उसका कोई योग नहीं होता है। वह कौन सी अर्धसूत्रीय अवस्था होती है जिसमें जिसमें समजात क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं जबकि संतति क्रोमेटो या क्रोमेटिड या अर्धसूत्रन अपने गुणसूत्र बिंदुओं से जुड़े रहते हैं? यानी कौन सी अवस्था में पृथक हो जाते हैं? यानी पृथक होने के बाद जब भी आवे तो आप याद रखेंगे पश्चावस्था फर्स्ट में, यानी ये कह रहा है ना कि किस में जुड़े रहते हैं, तो ये पश्चावस्था फर्स्ट में ही जुड़े रहते हैं। उचित सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं युगलीय या बायोवेल। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C हो तो कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका में डीएनए की मात्रा 4C स्तर पर रहती है? तो दोस्तों यहाँ पे अपन करें केवल यहाँ पे G2 करेंगे, क्योंकि देखो जीवन में तो हाँ डीएनए में कुछ नहीं होता, लेकिन एस परावस्था में डीएनए का प्रतिलिपिकरण हो जाता है और उनकी मात्रा 2C से 4C हो जाती है, जो कि G2 अवस्था में भी बनी रहती है। अगर दोस्तों आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।